तो कैसे हैं विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के पेपर में जो 100% आने वाले प्रश्न है वह बताने वाले हैं। यहाँ पर मैं पेपर वगैरह कुछ आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि होता क्या है कि पेपर के भरोसे आप रहते हैं और उस पेपर में से एक भी प्रश्न नहीं आ पाते हैं। परंतु फिजिक्स के पेपर में जो आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा एक्सपीरियंस इतना काफ़ी तगड़ा है यहाँ पर कि जो मैं प्रश्न बताता हूँ वही बच्चों की परीक्षा में देखने को मिलता है। अभी मैंने इंग्लिश के पेपर में बताया था, तो आप खुद मैच कर सकते हैं कि जो ग्रामर टाइप के क्वेश्चन थे वो 100% रखे मिले हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए, उसी उसी एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैं फिजिक्स के पेपर में 100% अब आने वाले प्रश्न बता रहा हूँ। तो तैयारी पूरी रखें और पूरी तैयारी के साथ यदि आप इन प्रश्नों को लगा लेते हैं, अगर तैयारी भी नहीं करते हैं मान लो, और अगर इन प्रश्नों के मात्र आप इन प्रश्नों के भरोसे ही परीक्षा में निकल जाते हैं सीधे परीक्षा देने, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपके अच्छे अंक आने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब सबसे पहला आपको जो 2 अंक में प्रश्न रखा मिलने वाला है परीक्षा में, वह मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो ठीक आपके मोबाइल तक पहुँचे। तो यहाँ पर जो पेपर में आपको प्रश्न रखा मिलने वाला है वह आप खुद ब खुद देख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएँ, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाओं को थोड़ा बदल सकते हैं, विद्युत बल रेखाएं भी कर सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गुण बताना है, तो यहाँ पर 2 गुण अपन बताएंगे, पर जो सरल गुण है मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक गुण जरूर याद करें कि जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो धनावेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है, धनावेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर खत्म होती है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता को दर्शाती है। मतलब अगर कोई विद्युत बल रेखा के पीछे से आप स्पर्श रेखा खींच देंगे ना, तो परिणामी तीव्रता मतलब अंतिम जो इलेक्ट्रिक मतलब करंट है, इलेक्ट्रिक परिणामी तीव्रता है, उसको वह दर्शाती है। तो आप यह 2 पॉइंट कर लें। तो अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं, अगर आपने यह क्वेश्चन तैयार नहीं किया तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। प्रश्न है अपना, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र के किसी क्षेत्रफल के अभिलंबत, विद्युत क्षेत्र ये अपना हो गया ठीक, इसके अभिलंबत मतलब तैनात, ये सीधी एक लाइन खींचती है मैंने, अभिलंबत मतलब बिल्कुल सीधे तैनात ठीक, गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या, मतलब इस पर ऊपर से जो गुजरने वाली कुल बल रेखाएं होती हैं उसको अपन क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मेन आप मात्रक याद करें, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप में ही पूछा जाता है, न्यूटन गुणा, यहाँ पे गुणा होता है, ये न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर, न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर, न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये न्यूटन डैश भी लगा सकते हैं, न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब यहाँ पे केवल आपसे गॉस के नियम को पूछ सकते हैं कि गॉस का नियम क्या है। तो गॉस का नियम क्या है मैं आपको बताऊँ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो ये आप मुख्य रूप से याद करके जाएं। यहाँ पे अब जो नेक्स्ट आपसे इम्पोर्टेंट चीज़ पूछी जाएगी वह क्या है, समविभव पृष्ठ की विशेषता है। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, एक समान रहता है। जो समविभव पृष्ठ होता है ना, उसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, विभव एक समान रहता है। यहाँ पर बीच का देख सकते हैं, समविभव पृष्ठ है, ये समविभव पृष्ठ है और ये समविभव पृष्ठ है, ये देख सकते हैं बीच के, मतलब इस अगर यहाँ पर देखा जाए तो सीधी अपन लाइन खींच देते हैं विद्युत क्षेत्र पे, तो वह क्या कहलाती है, समविभव पृष्ठ कहलाती है। समविभव पृष्ठ जो होता है मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी एक और विशेषता, कि 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। विद्युत बल रेखा समविभव पृष्ठ को 90 डिग्री पर काटती है। यहाँ पर जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो समविभव पृष्ठ को 90 डिग्री पर काटती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी चालक की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो चालक का क्षेत्रफल उसको प्रभावित करता है। दूसरा है आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति। तो आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति से उसका विभव क्या होता है, घटता है, जिससे उसकी विद्युत धारिता बढ़ जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओम का नियम। यदि किसी चालक को उसकी लंबाई ताप में परिवर्तन ना हो, मतलब किसी चालक की लंबाई और ताप में परिवर्तन ना हो, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। मतलब कि जो वोल्टेज होता है वह धारा के समानुपाती होता है ठीक। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या होगा, धारा क्या होगी अपनी बढ़ेगी। वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, और धारा बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ेगा ठीक। V बराबर, अब यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है जिसका मान स्थिर रहता है ठीक। तो V बराबर, यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटा तो बराबर आ गया, अब समानुपाती का यही चिन्ह हटा तो R आ गया, B बराबर R आई। तो देख सकते हैं R यहाँ पे एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं।
अब ठीक, यदि आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं और इस क्वेश्चन को भूलकर छोड़ रहे हैं तो आप सबसे बड़ी मूर्खतापंथी कर रहे हैं, क्योंकि किरचॉफ का नियम 100% पेपर में रखा मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो किरचॉफ का नियम क्या होता है मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देख सकते हैं। पहला नियम होते हैं, किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, तो यहाँ पर पहला नियम क्या है, किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब कि कोई एक संधि है, उस पर सभी जो रेखाएं मिल रही हैं तो उनका जो बीजगणितीय योग क्या होगा, बस हमेशा शून्य होगा। जो बीजगणितीय योग क्या होगा वह हमेशा बराबर शून्य निकल के आएगा। जो कि आप ये देख सकते हैं, धाराएं जा रही है I1, ठीक, I2, I1 से इधर लौट के I2 हो गई, देख सकते हैं I1 से ये I3, ठीक, I4, I5 ये देख सकते हैं। तो इनका जो बीजगणितीय योग क्या होता है वह शून्य हमेशा होता है। ठीक है, यहाँ पे जो सेकेंड लो है इसका देख सकते हैं, किसी बंद विद्युत परिपथ के विभिन्न भागों में प्रत्यावर्ती प्रभावित होने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं I1R1 माइनस I2R2 बराबर E1 माइनस E2। तो यहाँ पर इस तरह से, जैसा कि आपको पता है कि E बराबर क्या होता है, IR अपना होता है। तो ठीक, यहाँ पर ये इसी हिसाब से लिखा E1 IR1 माइनस E2 IR2, इस तरह से ये आपका लिखा है, देख सकते हैं पूरा इस तरह से। बस आपको यह भी लिख देंगे तो आपका काम बन जाएगा। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी को स्टार्ट करते समय उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जब किसी वाहक के इंजन को चालू करते हैं तो उसकी बैटरी अति प्रबल धारा की ली जाती है, जिससे बैटरी का विभवांतर कुछ क्षण के लिए घट जाता है, इसकी हेडलाइट की रोशनी मंद हो जाती है। यहाँ पेपर में बस आपसे यह पूछा जाएगा कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत बताओ। तो क्या है सिद्धांत, केवल अपन सिद्धांत याद करेंगे कि चार प्रतिरोधों PQRS को चतुर्भुज ABCD की 4 भुजाओं में जोड़ा जाता है। मतलब कि PQRS अपने एक प्रतिरोध है, उसको चतुर्भुज के आकार में जोड़ दो, उसका एक विकर्ण क्या है, जैसे अपन ने किसको PQRS, ठीक है, ये है अपना, इसके एक विकर्ण AC के मध्य एक सेल, मतलब इसके बीच में एक अपन ने क्या लगा दिया, सेल लगा दिया, ठीक है। और उसके दूसरे विकर्ण, मतलब जो दूसरा विकर्ण होगा BD के मध्य G प्रतिरोध जोड़ा जाता है। प्रतिरोध के मानों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारा में कोई विक्षेप ना हो, मतलब कोई धारा में परिवर्तन ना हो, जिसका उससे कुछ संतुलन वगैरह बिगड़ जाए। तो ऐसे सेतु को क्या कहा जाता है, ऐसे सेतु को संतुलन में कहा जाता है। तो ऐसे सेतु को संतुलन में कहा जाता है। इसमें P के बटे में Q आएगा, जो अनुपात होगा P/Q, जो पहले प्रतिरोध का जो P अपना प्रतिरोध है और जो Q प्रतिरोध है, उन दोनों का क्या अनुपात, और जो R का अनुपात और S का अनुपात, दोनों जो चारों प्रतिरोध है, पहले 2 प्रतिरोधों का अनुपात, दूसरे 2 प्रतिरोधों का अनुपात, वह आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत ये वाला अपना मेन सिद्धांत ये होता है, ठीक। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप ये चित्र बनाएंगे, ठीक। यहाँ पे ABCD ये अपना रहेगा और PQRS ये अपन ये 4 प्रतिरोध लगा देंगे, बीच में जो अपना गैल्वेनोमीटर जो होता है धारा को मापने वाला वह लगा देंगे। अब इसमें से यहाँ से A से धारा बहेगी, कहाँ से धारा बहेगी, यहाँ से देख सकते हैं इधर से धारा बहेगी पूरी, A से लेके ये पूरी इतने में ये धारा बह रही है, ठीक। यहाँ से वही यहाँ से देख सकते हैं इधर से बिजली सेल का अपन ने प्रवाहित करा। तो इस तरह से पूरा आपको संरचना इसकी बनाना होगी।